हिजाब जिसे पहनती तो महिलाएं हैं, लेकिन पुरुषों के लिए ये इतना अहम हो जाता है कि वो हिजाब को लेकर किसी महिला का कत्ल तक कर देते हैं। हाल ही में ईरान में महिसा अमीनी का केस कुछ इसी तरह की घटना है। चलिए जानते हैं पहले हिजाब क्या है। मुस्लिम महिलाएं अक्सर सिर, गर्दन और चेस्ट के चारों ओर एक कपड़ा लपेटकर पहनती हैं, जो बालों और गर्दन को ढकता है। इसे ही हम हिजाब कहते हैं। कुरान में भी इसके बारे में बताया गया है। मूल रूप से हिजाब शब्द छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कुरान की आयतों में हिजाब के बजाय खिमार और जिल्बाब शब्द आए हैं। खिमार जिसे हेड कवरिंग कहते हैं और जिल्बाब एक पोशाक है जो पहनी जाती है। मुस्लिम सुधार आंदोलन का मानना है कि कुरान में हिजाब का मतलब केवल एक बैरियर है और इसका इस्तेमाल पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए किया गया था। कुरान में हिजाब के लिए कोई नए ढंग के कपड़े नहीं बताए गए हैं। कुरान की लगभग 6 आयतें ऐसी हैं जो स्पेशली महिलाओं के कपड़े पहनने और चलने फिरने को लेकर हैं कि किस तरह से एक महिला को कपड़े पहनना चाहिए और किस तरह से उसे चलना चाहिए। मुस्लिम स्कॉलर्स में इस बात को लेकर मतभेद हैं कि इन आयतों को कैसे लागू किया जाना चाहिए। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि हेड स्कार्फ पहनना जरूरी है, तो वहीं कई स्कॉलर्स का ये कहना है कि हेड स्कार्फ पहनने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इस्लामिक मान्यताओं के अकॉर्डिंग चेहरे और हाथों को छोड़कर सब कुछ ढकना होता है। ये इंस्ट्रक्शंस कुरान के बाद जो हदीस और फिक्र लिखे गए हैं उनमें दिए गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हिजाब का ये एक्सप्लेनेशन कुरान से ही लिया गया है, तो वहीं कई लोगों का मानना है कि कुरान में ये मैंडेटरी नहीं है कि महिलाओं को हिजाब पहनना ही पहनना है। हाथ और चेहरा ढकने को लेकर पारंपरिक विद्वानों में मतभेद था, लेकिन मेजॉरिटी ने इस राय को अपनाया कि चेहरा और हाथ उनकी न्यूडिटी का हिस्सा नहीं है, इसलिए औरतें चेहरे और हाथों को खुला रख सकती हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना था कि अगर महिला इतनी सुंदर है कि लोग आपस में झगड़ने लग जाएं, तो उस महिला को अपना चेहरा ढक लेना चाहिए ताकि पब्लिक प्लेस में लड़ाइयाँ ना हो सकें। वर्तमान में केवल ईरान और अफगानिस्तान में ऐसा कानून है कि महिलाओं को हिजाब पहनना जरूरी है। सऊदी अरब में भी 2018 तक हिजाब पहनने का कानून था, लेकिन 2018 के बाद से सऊदी अरब में इस कानून को ख़त्म कर दिया गया। अफगानिस्तान में हिजाब पहनना तालिबान सरकार ने लागू किया था। तालिबान ने महिलाओं से न केवल अपना सिर बल्कि अपना चेहरा भी ढकने को कहा, क्योंकि उनके मुताबिक एक महिला का चेहरा करप्शन का सोर्स है उन पुरुषों के लिए जो उनसे रिलेटेड नहीं हैं। 2002 में सऊदी धार्मिक पुलिस पर सऊदी और इंटरनेशनल प्रेस ने आरोप लगाया कि उन्होंने स्कूली छात्राओं को आग से बचाने में इसलिए बाधा डाली क्योंकि उन्होंने हिजाब नहीं पहना था, जिससे 15 स्कूली छात्राओं की मौत हो गई। इसी तरह ईरान में मोरल पुलिस का काम वहां पर महिलाओं के कपड़ों को चेक करना होता है कि उन्होंने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, हिजाब ठीक से बांधा है या नहीं। हाल ही में एक ईरानी महिला महिसा अमीनी की मोरल पुलिस की हिरासत में मौत हो गई। महिसा अमीनी जब अपने परिवार के साथ कार से जा रही थीं तो रास्ते में मोरल पुलिस ने उनके कपड़े और हिजाब चेक करने के लिए रोका। उन्होंने महिसा अमीनी को ठीक से हिजाब न पहनने की वजह से गिरफ्तार कर लिया और अपनी वैन से पुलिस स्टेशन ले गए। मोरल पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने वैन में महिसा अमीनी को मारा पीटा, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन कोमा में जाने के बाद उसने दम तोड़ दिया। महिसा अमीनी की उम्र 22 वर्ष की थी। ईरान में हिजाब कानून हमेशा से नहीं रहा है। हिजाब की प्रथा को ईरान में रजा शाह की सरकार ने 1936 में ख़त्म कर दिया था, क्योंकि माना जाता था हिजाब आधुनिकता के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं करता। इसे जनता का भरपूर समर्थन तो मिला, लेकिन ईरान के शिया मौलवी इससे नाराज हो गए, क्योंकि उनका मानना था कि किसी औरत का पब्लिकली हिजाब के बिना उनके सामने आना एक तरह की न्यूडिटी है। 1960 और 1970 के दशक में मुस्लिम देशों में वेस्टर्न कपड़ों का बोलबाला था। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में कई महिलाएं शॉर्ट स्कर्ट्स, हिप्पी ड्रेसेस और ट्राउज़र्स पहनती थीं और पब्लिकली हिजाब के बिना बाहर जाती थीं। लेकिन पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप और ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ये सब बदल गया। 1975 के आसपास कुछ कॉलेज के मुस्लिम लड़कों और लड़कियों ने इस्लामिक ट्रेडिशन से खुद को जोड़ने के लिए एक आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन को सहवा नाम दिया गया। इसने धार्मिकता के एक ऐसे दौर को जन्म दिया जो ड्रेस कोड में दिखने लगा। इस आंदोलन की यंग महिलाओं ने जो वर्दी अपनाई उसे अल इस्लामी यानी इस्लामिक ड्रेस नाम दिया गया,
जल्द ही ये आंदोलन नौजवानों के दायरे से बाहर निकलकर पूरे ईरान में फैल गया। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद महिलाओं के लिए इस्लामी हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया। 1980 में ये डिसीजन लिया गया कि गवर्नमेंट ऑफिसेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में महिलाओं को हिजाब पहनना जरूरी है। 1983 के पीनल कोड में प्रॉपर हिजाब की परिभाषा को स्पष्ट किए बिना पब्लिक प्लेस में इस्लामिक हिजाब ना पहनने वाली महिलाओं के लिए 74 कोड़ों की सजा मुकर्रर की गई। ईरान के वर्तमान पीनल कोड के अकॉर्डिंग पब्लिक प्लेस में हिजाब को प्रॉपर तरीके से न पहनने पर सजा के रूप में जुर्माना या 10 दिन से लेकर 2 महीने तक की सजा दी जा सकती है, जबकि प्रॉपर हिजाब की परिभाषा को अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। इस वजह से मोरल पुलिस मनमाने तरीके से किसी भी महिला को प्रॉपर हिजाब ना पहनने के कारण अरेस्ट कर लेती है और उनको मारती पीटती भी है। लेकिन हिजाब की शुरुआत इस्लाम के दुनिया में फैलने के साथ नहीं हुई थी। प्राचीन मेसोपोटामिया और बाइजेंटाइन, ग्रीक और पर्शियन साम्राज्य में जो नोबल वोमेन्स यानी बड़े घर की महिलाएं होती थीं, उन महिलाओं ने अपने सम्मान और हायर पोजीशन के साइन के रूप में पर्दा पहनना शुरू किया था। मेसोपोटामिया के समाज में महिलाओं के वर्ग, पद और व्यवसाय के आधार पर डिसाइड होता था कि किन महिलाओं को पर्दा करना है और किन महिलाओं को नहीं करना है। दासियों और प्रोस्टिट्यूट्स को पर्दा करने की मनाही थी। अगर इनमें से कोई पर्दा करता था तो उन्हें कठोर सजा भी दी जाती थी। इस तरह पर्दा हायर पोजीशन का एक सिंबल था जो नोबल वुमेन्स और बाकी वुमेन्स के बीच अंतर करने में काम आता था। 550 से 323 ईसा पूर्व के बीच ईसाई धर्म से पहले यूनानी समाज में जो सम्मानित महिलाएं होती थीं, उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे खुद को प्राइवेसी यानी एकांत में रखें और ऐसे कपड़े पहने जो उन्हें दूसरे पुरुषों की नज़रों से छिपाए। रोमन मूर्ति पूजक प्रथा में वेस्टा की पुजारियों यानी वेस्टल वर्जिन्स द्वारा सिर को ढका जाता था। विवाहित यहूदी महिलाएं भी अपने बालों को ढकती थीं। ईसाई धर्म की स्थापना के समय यहूदी महिलाएं अपने सिर और चेहरे को ढके हुए थीं। ईसाइयों के सिर ढकने के बारे में सबसे फेमस आउटलुक बाइबल में दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि हर महिला जो अपने सिर को बिना ढके प्रार्थना या भविष्यवाणियां करती है, उसके सिर का अपमान होता है। प्रारंभिक चर्च फादरों ने अपने लेखों में प्रमाणित किया कि ईसाई महिलाओं को सिर ढकना चाहिए, जबकि पुरुषों को अपने सिर को खुला रखकर प्रार्थना करनी चाहिए। सिर को ढकने की परंपरा आज भी कई ईसाई संप्रदायों की महिला अनुयायियों के बीच जारी है। भारतीय उपमहाद्वीप में भी हिंदू महिलाएं घूंघट के रूप में अपने सिर को ढक लेती हैं। पर्दा करने की प्रथा बाइजेंटाइन और फारसी साम्राज्यों के कुलीनों से उधार ली गई थीं, जहां ये एक सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट माना जाता था। रेजा अरसलान का तर्क है कि मोहम्मद साहब की डेथ के बाद की पीढ़ियों तक पर्दा ना तो अनिवार्य था और ना ही इसे इतने बड़े स्तर तक अपनाया गया था। पर्दा धीरे धीरे अरब की नोबल वुमेन्स में भी फैल गया और पूरे मिडल ईस्ट के शहरों में मुस्लिम महिलाओं के बीच इसका चलन हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं ने पर्दा अपनाने में बहुत धीमी गति से काम किया, क्योंकि इससे उन्हें खेतों में काम करने में परेशानी होती थी। 19वीं शताब्दी तक मिस्र में उच्च वर्ग की शहरी मुस्लिम और ईसाई महिलाओं ने एक ऐसा कपड़ा पहना जिसमें उन्होंने अपने सिर को ढका हुआ था और एक बुर्का जो निचली नाक और मुंह को ढक रहा था। इसका नाम हराबा था, जो प्रारंभिक ईसाई और यहूदी धार्मिक शब्दावली से लिया गया है, जिसने सन 1950 तक नकाब का रूप धारण कर लिया। उपलब्ध सबूतों से पता चलता है कि मोहम्मद साहब द्वारा अरब में हिजाब या पर्दा प्रथा की शुरुआत नहीं की गई, बल्कि ये वहाँ पहले से ही मौजूद थी। अरब में मोहम्मद साहब से बहुत पहले सिर ढकने की परंपरा शुरू हो चुकी थी, स्पेशली जब अरब के लोगों का कांटेक्ट सीरिया और ईरान के साथ हुआ। तब हिजाब को सामाजिक स्थिति का संकेत माना जाता था। कुछ कुरान की आयतें सामान्य रूप से महिलाओं को आस्तिक यानी जो खुदा में विश्वास करती हैं के रूप में पहचाने जाने के लिए अपने जिलबाब को पहनने के लिए कहती हैं, ताकि उन्हें कोई नुकसान न हो। प्रसिद्ध अरब इतिहासकार इब्न कथिर का कहना है कि इससे दूसरे पुरुषों को पता चलता था कि वे आज़ाद महिलाएं हैं और गुलाम या प्रोस्टिट्यूट्स नहीं हैं। इससे ये भी पता चलता है कि हिजाब गैर मुसलमानों पर लागू नहीं होता। मुस्लिम सुधार आंदोलन का मानना है कि जिलबाब और खिमार कपड़े इस्लाम के आने से पहले भी पहने जाते थे। कुरान में हिजाब शब्द महिलाओं के कपड़ों को नहीं बल्कि एक पार्टीशन या पर्दे को रिफर करता है। प्रारंभिक इस्लामी ग्रंथों में हिजाब शब्द पर्दे और एकांत के बीच अंतर नहीं करता और इसका अर्थ पर्दा हो सकता है। 627 ईस्वी में हिजाब की आयत उतरी,
जो इस तरह है, और जब आप उनकी पत्नियों से कुछ मांगते हैं तो एक पार्टीशन के पीछे से मांगें। हालांकि ये आयत सामान्य रूप से महिलाओं को नहीं बल्कि विशेष रूप से मोहम्मद साहब की पत्नियों को संबोधित की गई थी। कुछ लोग दावा करते हैं कि हिजाब केवल मोहम्मद साहब की बीवियों पर लागू होता है, ना कि सभी महिलाओं पर। इसका एक रीज़न ये बताया जाता है कि जब मोहम्मद साहब अपने घर से सटे मस्जिद में सभी धार्मिक और नागरिक मामलों का संचालन करते थे, तो पूरे दिन लोग उनके परिसर से लगातार अंदर और बाहर आते जाते थे। इसके अलावा जब अन्य कबीलों के प्रतिनिधि पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ बात करने के लिए आते थे, तो वे खुले प्रांगण के अंदर अपना तंबू लगाते थे। इसलिए मोहम्मद साहब की बीवियां खुद को अलग रखने के लिए एक पर्दा डाल लेती थीं। इजिप्टियन अमेरिकन विद्वान लीला अहमद का कहना है कि एकांत स्थापित करके पैगंबर मोहम्मद साहब अपनी पत्नियों और भीड़ भाड़ वाले समुदाय के बीच एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे। मोहम्मद साहब के जीवन के दौरान किसी दूसरी मुस्लिम महिला ने हिजाब नहीं पहना था। असलान ने सुझाव दिया कि मुस्लिम महिलाओं ने मोहम्मद की पत्नियों की नकल करते हुए हिजाब पहनना शुरू कर दिया। इस्लामी और गैर इस्लामी दोनों धर्मों के पुरुषों और महिलाओं ने हिजाब पर सवाल उठाया कि क्या वास्तव में हिजाब महिलाओं की पसंद है या महिलाओं को इसे पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है या उन पर दबाव डाला जा रहा है। बहुत से लोग हिजाब पहनने के खिलाफ हैं। 2001 के बाद से हिजाब पर चर्चा और तेज हो गई। कई देशों ने हिजाब पर बैन लगाने का प्रयास किया है। गाजा में यूनिफाइड लीडरशिप से बिलोंग करने वाले फिलिस्तीनी जिहादियों ने महिलाओं के लिए हिजाब पॉलिसी को खारिज कर दिया है। बाकी के यूरोपियन कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज में भी पब्लिक प्लेस पर या कुछ स्पेशल एरियाज में हिजाब पर बैन लगाने वाले कानून पास किए गए हैं। पहले तुर्की में भी सभी यूनिवर्सिटीज़ और स्कूलों में हिजाब पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन बाद में इस बैन को हटा लिया गया। ट्यूनीशिया में 1981 में गवर्नमेंट ऑफिसेज में महिलाओं के हिजाब पर बैन लगा दिया गया था। इसी तरह 2017 में ताजिकिस्तान ने भी हिजाब पर बैन लगा दिया। 2004 में फ्रांस ने एक कानून पारित किया जिसमें स्कूलों में प्रतीकों या कपड़ों के माध्यम से स्टूडेंट्स को अपनी धार्मिक मान्यताओं को प्रदर्शित करने पर बैन लगा दिया गया। बेल्जियम के शहर मौसेक में नकाब पर 2006 से बैन लगा हुआ है। 2010 में फ्रांस पब्लिक प्लेस पर फुल फेस नकाब पहनने पर बैन लगाने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया। उसके बाद धीरे धीरे बेल्जियम, लाटविया, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड ने भी इस पर बैन लगा दिया। 2019 में ऑस्ट्रिया ने 10 साल तक के बच्चों के लिए स्कूलों में हिजाब पर बैन लगा दिया। जो माता पिता अपने बच्चे को सिर पर स्कार्फ बांधकर स्कूल भेजते थे, उन पर 440 यूरो का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि 2020 में ऑस्ट्रिया के संवैधानिक न्यायालय ने इस बैन को हटा दिया। कजाकिस्तान में हिजाब पहनने पर कोई आधिकारिक बैन नहीं है, लेकिन इसे पहनने वालों ने बताया कि अधिकारी उनके साथ भेदभाव करने के कई हथकंडे अपनाते हैं। 2015 में उज्बेकिस्तान में अधिकारियों ने राजधानी ताशकंद में एक डेवलिंग अभियान का आयोजन किया, जिसके दौरान हिजाब पहनने वाली महिलाओं को हिरासत में लिया गया और एक पुलिस स्टेशन ले जाया गया। जो लोग अपने हिजाब को हटाने के लिए सहमत हुए, उन्हें बातचीत के बाद छोड़ दिया गया, जबकि इनकार करने वालों को आतंकवाद विरोधी विभाग में भेजकर एक लेक्चर दिया गया। उसके बाद उनके पति या पिता को बुलाया गया और उन महिलाओं को पुलिस की बात मानने के लिए कहा गया। जनवरी 2022 में दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक के कई कॉलेजों ने हिजाब पहनने वाली छात्राओं को परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया, जिसके बाद राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक कपड़े बैन कर दिए और एक परिपत्र जारी किया। 15 मार्च 2022 को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक अत्यधिक विवादास्पद फैसले में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब बैन को ये तर्क देते हुए बरकरार रखा कि इस्लाम में ये प्रथा गैर आवश्यक है। हिजाब को बैन करने की वजह से भी महिलाओं में विद्रोह की एक नई लहर पैदा हो गई, जो हिजाब को सपोर्ट करती हैं। दुनिया के कई देशों में महिलाओं पर हिजाब पहनने या ना पहनने का दबाव हमेशा से रहा है। दुनिया भर में कुछ सरकारें महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, तो कई उन्हें इसे पहनने के लिए मजबूर भी करती हैं। जैसे महिलाओं को क्या पहनना है या क्या नहीं पहनना, ये पुरुष सत्तावादी सरकार ही तय करेंगी।